SSCGD 2026 ब्रह्मास्त्र पैक संपूर्ण जी के जीएस लेक्चर नंबर 24 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें टॉपिक हमारा है हीट, मैटर, ऑप्टिक्स, मिरर, लेंस, आई डिफेक्ट, फैक्ट, वेव, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे करके लगभग टोटल आपके पास में चैप्टर है 28 चैप्टर है। इसका समरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 या 2 क्लास में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। चलिए बिना देरी के हुए करेंगे स्टार्ट फिजिक्स को। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सेशन को करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। करेंगे हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक में है हमारा हीट। हीट के बारे में समझते हैं। हीट के बारे में पूरा ये चैप्टर ही होता है, तो पॉइंट वाइज में सारा चीज एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आपको बस वही पॉइंट वाइज आपको माइंड पे रखना है। एक क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो किसी से भी कोई से भी चैप्टर से आपका आ सकता है, ठीक है। जो मेजर चैप्टर है वो आपका होगा 10 से 12, बाकी आपका माइनर चैप्टर होगा। हीट के बारे में जनरली हमें बात करना है, तो समझेंगे हीट का सबसे पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, और एक होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जनरली होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373.15 केल्विन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। फ्रीजिंग पॉइंट है आपका डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक आपको फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा है? डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अगर आपको अब यहाँ से ये आपको फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कोई भी टर्म फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा। डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड 5 इक्वल टू इस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा तो आपको सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इससे आप डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ये आपको निकालने भी सिखा चुके हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला से सारी चीज़ निकल जाएगा। आप डिग्री सेल्सियस पुट कीजिए, फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, केल्विन निकालना है तो केल्विन निकल जाएगा। सेम रीडिंग के बारे में बात करते हैं। ये पूछा गया सवाल है सेम रीडिंग, तो याद रखेंगे सेम रीडिंग का जब भी बात आएगा तो डिग्री सेल्सियस ना और फ़ारेनहाइट ये सेम रीडिंग देता है आपको -40 डिग्री पे, ठीक है। -40 डिग्री पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देगा। इट मीन्स अगर -40 रखिएगा डिग्री सेल्सियस पे ना और फ़ारेनहाइट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो -40 ही आएगा। सेम एज फ़ारेनहाइट और केल्विन आपका सेम रीडिंग देगा, प्लस का 574.25 में। 574.25 में सेम रीडिंग देगा, ठीक है। याद रखेंगे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या आपका डिग्री सेल्सियस और केल्विन के भी सेम रीडिंग देगा? तो नहीं देता है सेम रीडिंग, याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है मेजर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो 0 केल्विन होता है ना, 0 केल्विन का वैल्यू होता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है। ये जो केल्विन है ये मिनिमम टेम्परेचर है। 0 केल्विन आपका मिनिमम टेम्परेचर है, और ये दिया किसके द्वारा गया? तो विलियम थॉमसन केल्विन,
ठीक है। विलियम थॉमसन केल्विन के द्वारा मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है 0 केल्विन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। 0 केल्विन का वैल्यू कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। एसआई यूनिट, अगर आपको एसआई यूनिट पूछा जाता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट, याद रखेंगे केल्विन होता है। सिंबल के। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस 0 केल्विन पे ना एटम का वाइब्रेशन फ्रीज हो जाता है। वाइब्रेशन ऑफ एटम फ्रीज, जम जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी एटम इसमें वाइब्रेट नहीं करेगा 0 केल्विन पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो याद रखना है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम जो होता है ना वो सबसे कम होता है और डेंसिटी आपका सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर 4 डिग्री से ऊपर मूव कर जाए तो जो वॉल्यूम होगा ना वो ज़्यादा होगा और डेंसिटी सबसे कम होगा। लेकिन सिर्फ 4 डिग्री पे बात करें, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है ना वो सबसे मिनिमम होगा और डेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा। ये इसलिए याद रखना है। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा इसमें? मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम होगा। ये पूछा जाता है आपका, ये वाला याद रखेंगे। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम होगा और डेंसिटी मैक्सिमम होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछा गया सवाल है, तो आप तीनों को ही याद रखेंगे। चलिए थोड़ा बढ़ेंगे आगे और आपको पॉइंट समझना है। तो पहला पॉइंट आप समझेंगे, ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग के समय पे वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नियरली 10%। ठीक है, अगर आप फ्रीज कीजिएगा तो वॉल्यूम 10% डिक्रीज करेगा और मेल्ट कीजिएगा तो वॉल्यूम 10% इंक्रीज करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10% का इधर उधर होता है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट और एक होगा आपका लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट है इंक्रीज हीट ओनली, इसमें क्या होता है? सिर्फ इनकी हीट जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट लेटेंट हीट में स्टेट अवस्था बदल जाएगा, चेंज स्टेट। याद रखेंगे, सेंसिबल हीट में ओनली इंक्रीज ऑफ हीट, हीट इस इंक्रीज करेगा, लेटेंट हीट में स्टेट बदल जाएगा, चेंज स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, वेपर कंटेन एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर क्या कंटेन करता है? एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंटेन करता है वेपर, इसलिए आपको ये टर्म याद रखना है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट आपको फिर से याद रखना है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? हीट ऑफ फ्यूजन
और एक पॉइंट है स्पेसिफिक, लैटेंट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ से भी आपको पूछा गया था, यहाँ देखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, पर ग्राम, और ये आपका होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। नोट डाल के यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ये मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन के बारे में कुछ समझना है। वेपोराइजेशन होता क्या, इवेपोरेशन क्या होता है, और कैसे जानेंगे हम। वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। ये वेपोराइजेशन ना फिक्स फिनोमिना है, ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और ये बल्क फिनोमिना है। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करेंगे, ये सरफेशियल फिनोमिना है, सुपरफिशियल फिनोमिना। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगा, तो आपका एवोपरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बात करें, ह्यूमिडिटी अगर आ जाएगा तो कम हो जाएगा। और अगर नमक इसमें ऐड कर दें, सॉल्ट, तो आपका एवोपरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, वेपराइजेशन आपका क्या है, फिक्स टेम्परेचर पे होता है कि फिक्स टेम्परेचर फिक्स में, और ये बल्क फिनोमिना है। लेकिन अगर बात करें एवोपरेशन, सरफेशियल फिनोमिना है। अगर इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो एवोपरेशन इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तभी इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ एयर रहेगा तो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एवोपरेशन कम कब होगा, ह्यूमिडिटी में, जब नमक आप ऐड कर दीजिएगा तब। वेट क्लॉथ, ड्राई अर्ली। गीला कपड़ा कब सूखेगा जल्दी, याद रखेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। आरएच में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर अ गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस, इस कंडीशन पे आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए ये ज़्यादा होगा, और प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। ठीक है, तब आप बोलिएगा गैस बिहेव करेगा कैसा, आइडियल गैस के जैसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये पूछा जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पानी तीनों अवस्था में दिखना स्टार्ट कर दे कब, जो टेम्परेचर होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे आपको पानी का अवस्था तीनों अवस्था में दिखता रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जानना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा जानेंगे ब्लड प्रेशर, सडन फॉल इन बारोमीटर रीडिंग। ठीक है, एटमॉस्फेयर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बारोमीटर,
इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट स्पैगोमो, स्पैग, मैमोनो मीटर, मैमोनोमीटर, ठीक है। और ये क्या होता है? स्ट्रोम होता है। ये तीनों पूछा गया सवाल है, तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए तो याद रखेंगे, कुकिंग इज स्लोअर इन हाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई पे खाना थोड़ा लेट से पकता है, क्यों? इस कंडीशन पे जो प्रेशर होता है ना, वो कम होता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब जो वाटर जो है ना, वो बॉइल्स करेगा, वो 100 डिग्री से नीचे में ही बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो देर से पकता है। डेंसिटी ऑफ गैस मैक्सिमम कब होगा? डेंसिटी ऑफ गैस मैक्सिमम कब होगा? तो याद रखिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन पे आपका डेंसिटी ऑफ गैस मैक्सिमम होगा। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है जो मैं अभी आपको तुरंत क्लियर करूंगा। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर। आप सबने यूज भी किया होगा घर पे। प्रेशर कुकर पे खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका सिंपल सा रीजन है, जो वाटर है वो बॉइल्स करना स्टार्ट करता है 100 डिग्री के ऊपर में, ठीक है। यानी 100 101 102 103 100 डिग्री से ऊपर ही वो बॉईल करता है, जिसकी वजह से खाना हमारा जल्दी पकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सारा चीज हम ना लिखते हैं, हम एक ही बार में यहाँ पे कराते हैं, ठीक। तो पहला कंडक्शन देखेंगे। कंडक्शन आपका स्लो मेथड है। इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं होता है, विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कॉन्वेक्शन। इसमें हीट ट्रांसफर करता है विथ मोशन ऑफ पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का मोशन होता है, ठीक है। एक और मेथड है आपका, रेडिएशन बोलते हैं जिसमें। ये फास्टेस्ट मेथड है, कोई मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम नीड, नो मीडियम नीड। ये चलता है, स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से हीट ट्रांसफर होता है इस पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, ये आपका जीरो होता है, याद रखना, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल कितना होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्मस के बारे में। थर्मस में, तो थर्मस में ना, वी ब्लॉक 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों को हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जिससे हमारा पानी गर्म रहता है तो गर्म रहेगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा। नेक्स्ट आपका एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जिक्र करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस आपका क्या होता है? ये बोलता है एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, ठीक है।
ये एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैल्यू याद रखना है। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, ये आपको वैल्यू याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 3 लो है वो याद रखेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन याद रखेंगे, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसो थर्मल लो, आइसोथर्मल लो, या फिर इसी को बोलते हैं बॉयल्स लो। बॉयल्स लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस को बॉयल्स लो बोलते हैं, आइसोथर्मल को। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, आइसोबारिक, इसी को बोलेंगे चार्ज लो। अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, आइसोकोरिक लो, इसको बोलेंगे गेलुसिक लो। गेलुसिक लो। ठीक, ये हो गया ना। एक नोट यहाँ पे देखेंगे, स्पीड ऑफ विंड मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से मेजर होता है स्पीड ऑफ विंड। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लॉ है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कराया था जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसका मतलब समझिएगा, सिंपल से टर्म समझा देता है। ए बी में इक्विलिब्रियम, ठीक है, और बी सी में है और सी ए में है। इट मीन्स ये समझिए, ये है ए बी सी, ए बी में इक्विलिब्रियम है, बी सी में और सी ए में इक्विलिब्रियम है, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यही बोलता है यहाँ पे जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ में बात करेंगे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम इंटर कर जाए, फर्स्ट लॉ में ये बोलता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेगा। और जो सेकेंड लॉ है ये हीट के बारे में डिस्कस करता है, जहाँ पे ये बोलता है हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। कहाँ से फ्लो नहीं करेगा, लो टू हाई, लो टू हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो नहीं करेगा। ये कहने का मतलब है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो आपको याद रखना है फिर से, वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी ये दिखाता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी दिखाता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। और एक खुद याद रखिएगा, जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कांट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। और आपको पता है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ तक जैसे आपने पढ़ा ना, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हीट जो है वो होता है कंप्लीट। अगर हीट से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर हीट चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा मैटर, पदार्थ के बारे में। ठीक है, ये भी चैप्टर छोटा सा होगा, आप घबराएंगे नहीं, बने रहेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए मैटर। तो जनरली मैटर आपका होता है 5 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस इंटेस्टाइन। बोस इंटेस्टाइन। ठीक है, ये प्लाज्मा जो है ना, ये प्लाज्मा का डिस्कवर किसने किया, तो याद रखेंगे
सर विलियम क्रूक। सर विलियम क्रूक के द्वारा प्लाज्मा का डिस्कस हुआ। और जो नामकरण ये प्लाज्मा जो वर्ड दिया गया है ना, ये दिया गया है लैंग म्यूर के द्वारा। कब? तो याद रखेंगे 1928 में इन्होंने नाम दिया, ठीक है, प्लाज्मा का। अब बोस इंस्टाइन जो है ना, इसका खोज किया सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने कब? 1924 में खोजा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट का अगर बात करें तो यूनिट होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट याद रखेंगे, प्रेशर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 atm इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। ये याद रखेंगे फॉर्मूला। 1 atm इक्वल टू कितना? तो 101,325 पास्कल, ठीक है। डायरेक्ट याद रखेंगे 101,325 पास्कल, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बारोमीटर बोलते हैं, बतला चुके हैं अभी तुरंत, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? बारोमीटर। बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया आप हमारा कम होगा। और इस कंडीशन पे आप यूज करते हैं काटना के लिए। किसी को चीरना होगा, किसी को चुभाना होगा, नीडल नीडल हो गया, नाइफ हो गया। इसमें क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है तो एरिया कम करते, एरिया कम करने से मतलब काटने में काम करेगा, चीरने में काम करेगा, फाड़ने में काम करेगा, चुभाने में काम करेगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखेगा। अगर हम उसका एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं कम रहेगा, जिससे वो सही से बाहर निकलेगा, जो होगा वो इसको हम बोथड़ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका यूज हम लोग काटने में नहीं करेंगे, जैसे हैमर हो गया, काटने में यूज नहीं करते क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। चाकू, चाकू का यूज हम लोग कभी देखे हैं कि कील ठोकने में करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, उसको हम काटने, चीरने, फाड़ने में यूज करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। जो छोटा सा टर्म था वो मैंने आपको बताया। आर्किमेड प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे थोड़ा। आर्किमेड प्रिंसिपल को ही लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसका वर्क है ना, ये चेक करता है प्योरिटी ऑफ मेटल, प्योरिटी ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉस इन वेट। वेट में जो कमी आएगा ये इक्वल होगा आपका बियॉन्ड फोर्स के, बियॉन्ड फोर्स के। तो ये सब पॉइंट जो है लिख रहे हैं ना, ये सब सारा पूछा गया सवाल है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर अगर आप देखे होंगे या मॉक लगाए होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम जनरली वर्क करता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ना। ब्लोइंग ऑफ रूफ, छत का जो चदरा वाला टीना वाला छत होता है उसको उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ रूफ। अट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, अट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, फास्ट जो ट्रेन तेजी से चलता है उसके सामने आप खड़े रहिएगा तो आपको आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षण करेगा? क्योंकि जहाँ से ट्रेन गुजर रहा है, इसका एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। स्विंग ऑफ बॉल, याद रखिएगा, स्विंग ऑफ बॉल, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ वो मैं बतलाता हूँ। ये ट्रेन है, ठीक है, ये बहुत ही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रहा है और ये आपका प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, ये थोड़ा सा नजदीक होकर जहाँ से आप चढ़ते हैं इसके थोड़ा सा दूर में खड़ा रहना चाहिए। क्यों दूर में खड़ा चाहिए? जब यहाँ से ट्रेन जब फास्ट से गुजरेगा ना, पास करेगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर करेगा, तो आपको यहाँ इनको आपको जो फोर्स लगेगा ना, कुछ इस डायरेक्शन पे लगेगा ट्रेन की ओर, इसीलिए हमें ट्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये दो चीजें वर्क करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन की वजह से ना इंसेक्ट जो होता है ये पानी पे बैठ पाता है। इंसेक्ट सिट इन वाटर। ठीक है, अगर मेरे को ये सरफेस टेंशन को कम करना है, ठीक है, सरफेस टेंशन को क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए डिटर्जेंट, जिसको निरमा बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, या फिर केरोसिन, मिट्टी का जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसे आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो उसमें इंसेक्ट सिट नहीं कर पाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। दो फोर्स है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स जो लगता है ना, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो कोहेसिव फोर्स होगा। और जो एडेसिव फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट क्या बात है, मॉलिक्यूल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के बीच में होगा, एडेसिव फोर्स मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि एडेसिव फोर्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, किस लिए, टू गेट ऑब्जेक्ट वेट। अगर कोई भी चीज को मेरे को गीला करना है, यानी कि एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तभी कोई भी चीज वेट करेगा, गीला होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लोटस का लीफ, उसमें कौन सा फोर्स वर्क करेगा, उसमें वर्क करता है आपका कोहेसिव फोर्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में वर्क करता है। लेकिन अगर ये दिया का जो बत्ती होता है, उसमें अगर ऑयल में डिप करते हैं, तो ये क्या होता है, स्प्रेड करता है, गीला होता है, यानी कि इसमें अपना वर्क कर रहा है एडिसिव फोर्स। ठीक है, जो रेन वाटर होता है ना, जिसको रेन ड्रॉप बोलते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है, टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि विस्कोसिटी का बस फॉर्मूला याद रखिए, विस्कोसिटी सिंबल फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दो पॉइंट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और एक कैपिलरी एक्शन। एक्शन, सरफेस टेंशन में जो फोर्स वर्क करता है, ये आपका कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन में एडिसिव फोर्स वर्क करता है। यानी कि अगर इसमें कोहेसिव फोर्स वर्क कर रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं करेगा, गीला ही नहीं होगा, ना स्प्रेड करेगा। जब गीला होगा नहीं तो स्प्रेड नहीं करेगा, इसका मतलब ये भीगेगा भी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन ये एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो स्प्रेड भी करेगा, और स्प्रेड होगा तो ये गीला भी होगा। ये दो चीज आपको समझ में आया ना। जैसे ही आपने यहाँ तक समझा, आप समझिए जो मेटर है ना, मेटर आपका हो जाता है कंप्लीट। अगर मेटर से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। आपने अभी तक दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया 34 मिनट के क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा ऑप्टिक्स के बारे में समझेंगे। पूरा डीप में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको उसमें जरूरत नहीं। वो सब के लिए फिर फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें सिर्फ फिजिक्स का क्लास चलेगा 60 दिन 70 दिन का। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे, अभी आपको जरूरी है
कंप्लीट करना, कैसे आप स्कोर कर पाएंगे एसएससी जीडी में 40 आउट ऑफ 40। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जनरली क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश का अध्ययन को ही हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। इट मीन एक से समझेंगे आप लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस, तो लुमिनस के पास खुद का लाइट होता है, याद रखेंगे, ऑन लाइट, ठीक है। और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। जैसे ऑन लाइट जिसके पास भी खुद का लाइट है, जैसे जैसे आपका सन हो गया, उसके पास खुद का लाइट है ना, बल्ब जला तो खुद का लाइट है, तो वो सब क्या आता है, ल्यूमिनस में आ जाएगा। नॉन ल्यूमिनस जो उसके बेसिस पे रिफ्लेक्ट करता है, टेबल चेयर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आप देख लीजिए, सब नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपको पता है कि किसके लो जो होता है ना, इसका नियम क्या कहता है, जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट है, नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड, लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करता है। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर ये एक प्लेन है तो ये आपका इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, और ये बीच वाला नॉर्मल, सभी एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये चीज मैं बोलने का आ रहा हूँ फिगर के माध्यम से, ठीक है। जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, याद रखेंगे। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं रेगुलर और इरेगुलर सरफेस के बारे में थोड़ा। रेगुलर सरफेस क्या होता है, इरेगुलर सरफेस, ठीक है। रेगुलर सरफेस में आपका इमेज फॉर्म होता है। अगर इमेज बनना है तो सरफेस कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। इमेज फॉर्म, इसमें इमेज बनेगा क्या, इमेज नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा। रेगुलर सरफेस कहने का मतलब है ये प्लेन सरफेस होना चाहिए तभी इमेज बनेगा। अगर इस तरीके से सरफेस होगा तो इमेज नहीं बन पाएगा, जिसे इरेगुलर सरफेस बोला जाता है। प्लेन मिरर, नाइदर कन्वर्जिंग, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, ना तो प्लेन मिरर कन्वर्जिंग होता है ना ही डाइवर्जिंग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे। आपको अगर मिरर में ना फुल इमेज देखना है, फुल इमेज, आपको अगर मिरर में आईना पे अपना फुल इमेज देखना है ना, अब अगर आपका हाइट है 6 मीटर, ठीक है, तो आप मिरर लेंगे 3 मीटर का, ठीक है। इट मीन हाफ लेंथ मिरर आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बतला रहा हूँ, हाफ लेंथ मिरर यूज करना पड़ेगा। आपका जितना हाइट है उससे आप हाफ लेंथ का मिरर यूज कीजिए, आपको पूरा आपका इमेज क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज होता है, नॉट होम इन स्क्रीन, स्क्रीन पे ये नहीं बनता है, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेन मिरर का अगर यूजेस के बारे में डिस्कस करें, यूजेस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद भी रखना है। पहला यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल में, कैलेडियोस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यूज आपको याद रखना चाहिए, सबमरीन में कहाँ सबमरीन यूज होता है पेरिस्कोप, ठीक है। ये जो टर्म है जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ इमेज आप कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। आपको अगर एंगल दिया रहेगा थीटा, तो 360 से 360 को डिवाइड कीजिए उस थीटा एंगल से और -1 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। कितना इमेज बनेगा आपको पता चल जाएगा एंगल से। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर बाय
ओलियर कब? 1676 में। ये पूछा गया सवाल है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी कि यूनिट नहीं होता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद देखेंगे, लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, another medium, color and frequency do not change, color and frequency not change, color और frequency नहीं बदलता है जब लाइट इंटर करेगा वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस कंडीशन पे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है। अपरेंट डेप्थ इक्वल टू होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो याद रखेंगे सबसे पहला इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारा का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल याद रखेंगे। क्रिटिकल एंगल में ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। एक पॉइंट आपका पूछा जाएगा टी आई आर में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बड़ा होगा। टी आई आर का एग्जांपल आपको समझना है, साइनिंग ऑफ डायमंड, हीरा का चमकना। फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, एक होता है इंडोस्कोपी, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर के जो फादर है जनक वो नरेंद्र के पानी है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा हो। बढ़ेंगे थोड़ा आगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल समझना है आपको, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई समझना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला दिखना, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क,
डाउन एंड डस्क। शाम के समय और सुबह के समय जो आपका सूरज होता है उसका लाल कलर दिखाई पड़ना। व्हाइट कलर ऑफ फॉग एंड स्मोक। ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा। ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ये वही आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल को रेड कलर से ही क्यों बनाया जाता है? डेंजर सिग्नल आपका लाल कलर का होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है ना ये ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्काई है ना ये ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो एरोप्लेन, जेट, इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। ये ब्लैक बॉक्स जो होता है नहीं ऑरेंज कलर का होता है, याद रखेंगे, ऑरेंज कलर का होता है। क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाता है या एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन का, तो उसमें क्या होता है बर्न होने के कारण सभी काला कलर, लेकिन जो ऑरेंज कलर होता है ना वो आसानी से दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए। सेंसिटिव कलर फॉर आई। आंखों के लिए जो अच्छा रंग है वो आपका ग्रीन होगा और एक येलो। ठीक है, ग्रीन और येलो बेस्ट कलर है आपके आंखों के लिए, याद रखेंगे। रेनबो होता है ना, तो रेनबो के बारे में समझेंगे। रेनबो, रेनबो बनता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा ना तो मारेंगे हम रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन भी ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको पुट करना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे दो टर्म आपको फिर से इंक्लूड करना, एक होता है प्राइमरी रैनबो और एक होता है सेकेंडरी रैनबो। प्राइमरी रैनबो, सेकेंडरी रेनबो। बस आपको याद रखना है प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर होता है वो ऊपर में होता है और वायलेट कलर नीचे पे होता है, और सेकेंडरी पे वायलेट कलर ऊपर होता है, रेड कलर नीचे होता है, फिर भी और होता है वहीं से वो समझ लेना है। ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ पे समझ लीजिए डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल। डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गया सीडी एंड डीवीडी, जिसको कैसेट बोलते हैं, और इंटरफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल होगा ऑयल, तेल हो गया, पीकॉक का जो पंख होता है ना वो, उसका चमक है, साबुन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, इंटरफेरेंस है। एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर करा दिया, तो ये याद रखेंगे। बस ऑप्टिक्स की समाप्ति की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं, बस 5 पॉइंट और इंतजार कीजिए आप। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है, याद रखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट का नेचर कैसा है, डुअल, वेव के फॉर्म में भी होता है, पार्टिकल के भी फॉर्म में होता है। ठीक है, जो लाइट है ना ये फोटोन से बना हुआ होता है। फोटोन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। दो थ्योरी है, एक होता है एस टी आर होता है और एक जी टी आर होता है। एस टी आर क्या होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये आपका 1905 में है, याद रखिए। अब जी टी आर है, जी टी आर में जनरल होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915। दो डेट आपको याद रखना है एस टी आर और जी टी आर का, 1905 और 1915 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, डेट ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट याद रखेंगे, आइंस्टीन जो थे ना
विन नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। 1921 में। और जो डुअल नेचर का बात करते हैं, ये दिया गया है डी ब्रोगली के द्वारा। डी, ये पूछा जाएगा डी किसके द्वारा दिया गया? डी ब्रोगली के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करने वाले कौन है? एक्सप्लेन किया गया है डेविसन, जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे समझाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक आपका होता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर का जो यूज हम लोग करते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर का यूज होता है प्रिंटिंग मशीन में। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे आपने यहाँ तक कंप्लीट किया ना, आप निश्चिंत रहिए, आपका जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ये भी आपने पढ़ लिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया 50 मिनट का क्लास में। तो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में जानेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मिरर क्या है, आईना के बारे में। तो जनरली आपको इसमें जो पढ़ना है ना, प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर, इसका सरफेस होता है पॉलिश। ठीक है, पॉलिश सरफेस होता है। दो फॉर्म में होगा, स्फेरिकल, एस्फेरिकल। एस्फेरिकल में होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जनरली जो कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ना है आपको, तो ये यूज जानेंगे हम ना। ये भी कर देते कॉनकेव का यूज, याद रखेंगे। कॉनकेव सेविंग में यूज करते हैं, तो छोटा वाला मिरर यूज करते हैं ना सेविंग में, वो यूज करेंगे। डेंटिस्ट जो होता है कॉनकेव मिरर का ही यूज करता है। ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। व्हीकल में कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। टॉर्च में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। डिश एंटीना जो छत पे लगा हुआ रहता है, कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। तो ये यूजेस आपको जानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर का बात करें, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है ना, ये साइड मिरर ऑफ व्हीकल यूज करते हैं। जो गाड़ी होता है उसका जो साइड में लगा हुआ था मिरर, लेफ्ट और राइट, उसमें यूज करते हैं। साफ टर्म में यूज करते हैं। साफ टर्न मिरर के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। इस कंडीशन पे यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहेगा, जिससे इधर से आने वालों को दोनों साइड का पता चलेगा। ये से आने वालों को इधर से जो आएगा उसको भी पता चल जाएगा, इधर का इसका आने वालों को भी उसको पता चल जाएगा। ठीक है, साफ टर्न में से यूज किया होता है। स्ट्रीट लैंप में भी यूज होगा। एटीएम मशीन में आप देखे होंगे, यही यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखेंगे। ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखेंगे। एक फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, वो फॉर्मूला याद रख लेंगे बस। मिरर फॉर्मूला,
मिरर फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ मतलब फोकल लेंथ, जी मतलब ये इमेज के बारे में बात है, यू ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, पॉलिश आउटपुट होता है, ठीक है, कन्वर्स करता है इस तरीके से, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अगर हम बारे में बात करें, इनवर्ट पॉलिश होगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऐसी तरीके मिरर होता है कॉन्वेक्स का, ये होता है आपका कॉन्वेक्स का। चलिए, यही आपको बतलाना था मिरर के बारे में। और यहाँ तक आपने अगर पढ़ लिया, यानी आपका मिरर का जो पोर्शन था ये भी होता है कंप्लीट, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेंस के बारे में। अब लेंस के बारे में याद है, लेंस में आपको पढ़ना क्या है, कुछ पढ़ना तो है नहीं इसमें, याद रखिएगा बस, ये वर्क करता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे कम ये वर्क करता है, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। इसमें ऑल इमेज, जितना भी इमेज है, इरेक्ट एंड स्मॉल होगा, इरेक्ट एंड स्मॉल, इसमें सीधा और छोटा छोटा बनेगा। और जो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें जितना इमेज है ना वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। पावर ऑफ लेंस याद रखेंगे, P से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/फोकल, ये होता है मीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर का बात होगा तो 100/फोकल लेंथ, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसी का एसआई यूनिट ऑफ बात करें पावर का तो होता है डायोप्टर, ये डायोप्टर पूछा गया है बहुत बार। अब पावर ऑफ सनग्लास, सनग्लास ये होता है 0 डायोप्टर, याद रखेंगे। पावर ऑफ लेंस कैसे डिसाइड करेंगे, लेंस अगर नेगेटिव पावर होगा, अगर पॉजिटिव पावर होगा, नेगेटिव पावर होगा तो हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का, अगर पावर पॉजिटिव होगा तो यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा, मतलब आप समझिए, लेंस वाला टर्म आपने लिया है कंप्लीट। अब छोटा टर्म है आई डिफेक्ट, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, चलिए। आई डिफेक्ट एक होता है आपका मायोपिया, मायोपिया जिसको शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइडनेस, इट मीन्स यहाँ पे ना नियर का नजदीक का दिखाई पड़ेगा, दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइडनेस। इस कंडीशन पे ना दूर का आपको दिखाई पड़ता है, नजदीक का आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए आप यूज करिएगा कॉन्वेक्स लेंस का। एक होगा आपका प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, इसमें ना तो आपको नजदीक का दिखेगा ना ही दूर का दिखाई पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे, याद रखेंगे। एक होता है एस्टिगेमेशन, एस्टिमेगेशन। इस कंडीशन पे ना इमेज जो है ये कर्व बनता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल या फिर टॉरिक लेंस का यूज करेंगे। ये आपका कुछ आईडी के बारे में था जो आपने सीख लिया।
मतलब टॉपिक खत्म हो गया। कुछ फैक्ट है इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट हम समझेंगे, नॉर्मल आई का डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिए, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इन रेटिना, रेटिना पे नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश, छोटा भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ आई के बारे में थोड़ा जानेंगे यहाँ पे भी। परसिस्टेंस ऑफ आई, ये 1/16 सेकेंड तक हमारी आंखों में कोई भी इमेज ठहरता है, ठीक है। 1/16 सेकेंड में, सेकेंड तक बोल सकते हैं। पावर ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है? ह्यूमन आई ये होता है आपका 60 डायोप्टर। पावर ऑफ ह्यूमन आई कितना है? 60 डायोप्टर है। अगर हम फोकल लेंथ के बारे में बात करें, फोकल लेंथ ऑफ आई, आंख का फोकल लेंथ कितना होता है याद रखेंगे? 1.7 सेंटीमीटर होता है, यानी 17 मिलीमीटर। ह्यूमन आई जो है ना, ये बिहेव करेगा 567 मेगापिक्सल कैमरा के जैसा बिहेव करता है। वाटर बबल जो आप जानेंगे, वाटर बबल बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस के जैसा, ठीक है। और जो वाटर ड्रॉप है ये बिहेव करता है कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कोई डाउट नहीं होगा। आपको फैक्ट वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। नेक्स्ट है वेव के बारे में आपको जानना है। तो वेव में आपको जो समझना है ना, एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, याद रखिए। नॉन मैकेनिकल वेव ये वैक्यूम में ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करता है, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये बैक एंड फोर्थ फोर्थ वाइब्रेशन करता है। बैक एंड फोर्थ करने का मतलब है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरीके से, ठीक है। ये वेव के बारे में आपको जानना था, जो मैंने बतला दिया चार्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका साउंड। थोड़ा सा बड़ा है साउंड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 मिनट के करीब होगा ये, ठीक है। साउंड के बारे में जनरली आप समझ लीजिए। तो साउंड प्रोड्यूस होता है बाई वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो भाई ये साउंड कैसा वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि मोशन कैसे करेगा? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। गैस में जो साउंड का स्पीड होता है ना, वो 343 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे, पूछा गया सवाल। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ का जो लेंथ होता है ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये वेव है, ठीक है, ये एक हो गया और ये एक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ये आपका क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है, याद रखेंगे। एसआई यूनिट जो होता है वेवलेंथ का ना, ये होता है मीटर। मीटर होता है एसआई यूनिट किसका? वेवलेंथ का।
ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम पे कितना साइकिल का वाइब्रेशन कर देते हैं। एक साइकिल मतलब ये वन साइकिल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। ठीक है, जितना भी होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करते हैं, एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज, जो ऑडिबल रेंज होता है ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो होता है वो हमारा ऑडिबल रेंज होता है। ठीक है, अगर इससे कम होगा, इट मीन्स 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हम बोलेंगे इसे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड, कम वाला को। ठीक है, याद रखिए। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, यानी कि अगर इंफ्रासोनिक साउंड है तो ये इस साउंड को सुन कौन कौन सकता है? तो एलिफेंट, राइनो, वेल। अल्ट्रासोनिक को कौन कौन सुनेगा? चमगादड़, जिसको बैट बोलते हैं, डॉल्फिन, सोनार में यूज करते हैं, और एक सोनोग्राफी में। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। ये सोनार है ना, तो सोनार का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा आप लोग। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है, फ्रीक्वेंसी। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी यानी लो पिच, आवाज जो आएगा ड्रम के जैसा, जैसे लड़कों का आवाज होता है थोड़ा मोटा, इस तरीके से। हाई पिच यानी हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई पिच, वॉइस जो होगा वो श्रिल होगा, जैसे लड़कियों का जो आवाज होता है श्रिल, सुरीला जिसको बोलेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ साउंड, ये डेसिबल होता है, या फिर बेल बोल सकते हैं। तो 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल। 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल नोन एज एम्पलीट्यूड। ये पूछा गया सवाल है तो याद रखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं ना, बातचीत जो करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन, ये हम करते हैं 50 डेसिबल के साउंड पे। हमारे कान को डैमेज कर सकता है, हियरिंग डैमेज। ये 85 डेसिबल के अगर ऊपर का साउंड अगर हम सुनेंगे तो हमारा हियर डैमेज हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग सुन सकते हैं 140 डेसिबल तक। ठीक है, लेकिन ईयर डैमेज हो जाएगा। अब मिनिमम टॉलरेबल 0 डेसिबल। ठीक है, मिनिमम 0 डेसिबल याद रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेबल 140 डेसिबल, मिनिमम टॉलरेबल 0 डेसिबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे इको के बारे में, बस खत्म की ओर पहुंच रहे हैं। इको इको के लिए ना, मतलब गुंजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए? 17.15 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और ये गूंजता है कितना तक? तो 1.0 सेकेंड तक कानों पे गूंजेगा आवाज। जैसे आप पहाड़ की तरफ जाएंगे, खाली रूम में जाएंगे, आवाज करेंगे तो आवाज गूंजता है ना, तो उसी के बारे में बात करें, वही होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? 17.5 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए। सोनार के बारे में बोल रहे थे ना, तो सोनार का यूज करते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए, दुश्मन को खोजने के लिए। टूटा हुआ जहाज है, डूबा हुआ जहाज बोल सकते हैं, उसे खोजने के लिए यूज करते हैं। फुल फॉर्म तो बतला चुके हैं आपको ना। एक पॉइंट, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी याद रखिएगा, स्टील ज्यादा इलास्टिक है विद रिस्पेक्ट टू रबर, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपका एमआरआई का फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपका जो साउंड वाला टॉपिक था ना, वो हो जाता है समाप्त। अब थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। ट्रांसवर्स इन नेचर है। याद रखिएगा, जो एक्सरे है ना, इसको डिस्कवर करने वाले थे WC रोइंगटन, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो मेजर करने का डिवाइस है, हाई टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस है, जिसको बोलते हैं पायरोमीटर। थिकनेस ऑफ ओजोन, थिकनेस ऑफ ओजोन ये मेजर करते हैं डोप्सर के द्वारा मेजर हुआ, ये पूछता है, ठीक है। यूवी रे, यूवी रे से हम लोग को मिलता है विटामिन डी। और ये जो गामा रे है ना, जिसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम कहाँ से निकाला जाता है? कोबाल्ट 60 से, कोबाल्ट 60 से ये निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ज़्यादा याद करने का चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स मोशन के बारे में ना, मतलब क्या? परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगा। नेक्स्ट, और ये भी आपको छोटा सा टॉपिक है आपका एटम के बारे में, ठीक है। 1 घंटा का अगर आप क्लास ले लें तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो समाप्त कर सकते हैं, बने रहिए, करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। बार बार क्लास करना चाहते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखिएगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, याद रखिएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर किया जाता है फर्मी मीटर से, फर्मी मीटर से। इट मीन्स 1 FM मीन्स फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर है,
और वीकेस्ट फोर्स का अगर बात करें, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, कमजोर है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक टर्म है कंडक्टर के बारे में समझ लीजिए, आता तो नहीं है ये। बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर जो होता है ना वो एन टाइम कंटेन करता है बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ब्रोमीन है ना ये नॉन मेटल, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा साउंड के जितना ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा 10 मिनट में, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग इसको भी करते हैं तो भी समाप्त इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W/Q। W मीन्स होता है वर्क डन बाय चार्ज, इसका यूनिट याद रखिएगा वोल्ट। क्या वोल्ट होता है यूनिट, ठीक है, VOLT वोल्ट। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट बोल सकते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है ना। गुड कंडक्टर while carrying current is electrically neutral। ठीक है, गुड कंडक्टर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक कैरी करता है उसमें न्यूट्रल के कंडीशन पे होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, SI यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक का सिंबल आई, चार्ज अपॉन टाइम, SI यूनिट एम्पियर होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद रखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको एन से नोट करते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और इसका यूनिट का अगर बात करें ना, यूनिट ओम होता है, लेकिन इसके जगह पे आप रेजिस्टिविटी का बात करेंगे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर। ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, यूनिट ओम। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा मटेरियल, टेम्परेचर का, यूनिट होता है ओम मीटर। पूछा जाता है, इससे भी सवाल है। नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्शन का यूनिट है सीमेंस बोल सकते हैं, सीमेंस। और एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट है मोहो मीटर या सेमन मीटर। ये पूछा जाता है तो यूनिट याद रखना है, ठीक है ना। यूनिट याद नहीं रखिएगा दिक्कत आप ही को होगा। लो टेम्परेचर में कंडक्टर जो है ना वो बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर के जैसे। एट लो टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव एज सुपर कंडक्टर। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा समझ लीजिए।
ओम्स लॉ आपका आया 1828 में, जिन्होंने एक्सप्लेन किया V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, जहां पर अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो वोल्ट एम्पियर। आर पूरा रेजिस्टेंस होगा, आई पूरा आपका करंट हो जाएगा, V पूरा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट एम्पियर वोल्टेज एम्पियर। और ये जो V इक्वल टू आई आर है, इसे वैलिड है किसके लिए? कंडक्टर के लिए, वैलिड फॉर कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होगा। इलेक्ट्रिक पावर यूनिट पता होगा आपको भी, वाट होता है। 1 हॉर्स पावर, जिसको HP बोला जाता है, कितना होता है? 746 वाट इसका वैल्यू होता है। ठीक है, 1 kWh 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है बस वही कर रहे हैं, तो आपको ये सारा चीज याद होना चाहिए। कुछ वर्क है याद रखेंगे, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला फ्यूज, ये बना किससे रहता है? तो लीड प्लस टीन से बनता है। दूसरा हीटर वायर, इसमें होता है नाइक्रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम है एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। ठीक है, एसी करंट को कन्वर्ट करने का डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? रेक्टिफायर का। एम मीटर होता है, एक होता है वोल्ट मीटर। एम मीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और जो वोल्ट मीटर है ना, इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। इसमें पैरेलल में एक आपने सुना होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है टू डिटेक्ट वीक करंट। ठीक है, और ये काम करता है डीसी में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है वीक करंट को डिटेक्ट करना, ये वर्क करता है डीसी में। दो पॉइंट समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या बताना चाह रहे हैं समझ लीजिएगा। लो रेजिस्टेंस वायर को अगर आप करंट कीजिएगा पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो बिहेव करता है एमीटर के साथ में। लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, कनेक्ट कीजिएगा पैरेलल में, किसके साथ में? गैल्वेनोमीटर के साथ में। गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कीजिएगा, ये बिहेव एज एमीटर। ठीक है, एक और है हाई रेजिस्टेंस वायर। हाई रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट कीजिएगा आप सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो ये बिहेव करेगा वोल्ट मीटर के जैसे। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है ना आपका? तो मैं दो पॉइंट की ओर मूव करूंगा। किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ याद रखिएगा, डायरेक्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ करना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ वर्क करता है, काम करता है, वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ।
ठीक है, जिसपे हम बात करेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है फराड होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फराड होता है। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल आपको याद रखना है, देखने को मिलेगा कभी कभी। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल क्या है? ये वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, या फिर म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। एक और है, इसको हम बोलते हैं फराडे लॉज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है ना, वो वर्क करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर फैराडेज लॉ। इस चार लॉ में कोई भी आपको मिलने देखने को मिल सकता है, सभी वर्क करता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, दो दो चार चार पॉइंट में आपका ये सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन ये आपका क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर करने के बाद इस पर दिशा नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिशा होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, ट्रेवल्ड बाय व्हीकल जो आप मेजर करते हैं ना, वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा आप मेजर कर पाते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ये आपका रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक होता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन शो करेगा, दिशा में परिवर्तन को दिखाता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको फ्री फॉल बोलते हैं, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर फ्री फॉल कंडीशन। जर्क होता है, जर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट याद रखेंगे। ठीक है, तीन टर्म है जो आपको याद रखना है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, याद रखेंगे, है ना? क्या है? यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर से हमें मीटर में आना है, किलोमीटर से मीटर में आना, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर पे, 5/18 से आपका कन्वर्ट हो जाता है। अगर मीटर पर सेकेंड से फिर से आपको किलोमीटर में जाना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 18/5 से, तो आप पहुंच जाएगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको स्पीडोमीटर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना, आप करंट में कितना की स्पीड चल रहे व्हीकल में, जो आपको पता चलता है ना,
वो किसका काम है? स्पीडोमीटर का, स्पीडोमीटर का वो काम है मेजर करने का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको बस यही टर्म जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला बात करेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, इनर्शिया देने वाला कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो ने दिया इनर्शिया, जहां बताया कि इनर्शिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मास का। किसका? मास का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, याद रखेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है ना। अगर न्यूटन थर्ड लॉ में, जो फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बतलाता है, सेकेंड लॉ आपका मोमेंटम के बारे में बतला दिया, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ वो आपका एक्शन रिएक्शन लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ, इसका एग्जाम्पल आपको जानना है ना, तो स्विमिंग, तैरना, चलना, रिकॉइल ऑफ गन, जब आप गोली चलाइएगा तो बंदूक का पीछे हटना, रॉकेट का उड़ना, ये सारा एग्जाम्पल है आपका किसका? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और ठीक है ना, और जो आपका एक्शन रिएक्शन लॉ है, नहीं एक्शन जितना भी एग्जाम्पल है ना, ये सब ऑल्सो एग्जाम्पल है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये सब लीनियर मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी एग्जाम्पल यही होगा। ठीक है, मतलब जो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है एक्शन रिएक्शन लॉ का, वही एग्जाम्पल आपका होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जो आपको याद रखना है। दो फोर्स याद रखना है, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये पूछा गया है। ये सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीपिटल नाम से क्लियर है, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। और ये आउटवर्ड द सेंटर, आउटवर्ड द सेंटर, यानी कि अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है ना, अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ, ये आपका क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन आउटवर्ड की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है इससे कुछ। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। ग्रेविटेशन यानी जी, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने वाले कौन थे? हेनरी कैंडविस, हेनरी कैंडविस थे। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉलो करता है किस चीज को? थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो सन का ग्रेविटेशन याद रखेंगे 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अगर अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? इस कंडीशन पे ये भी पूछा गया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटेशन का वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा हर एक जगह पे, ईच पॉइंट।
एक्सेप्ट पोल, पोल के छोड़ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, उसे छोड़ के हर एक जगह जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट और छोटा सा पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है ना, ये पैराबोलिक पाथ होता है। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कवर करेगा 45 डिग्री एंगल पे। और मैक्सिमम हाइट कवर कराना है ना, आपको एंगल चाहिए 90 डिग्री। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहला वर्क के बारे में जानिएगा। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होता है? जूल। जो पूछता है वही जानिए बस। पावर, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यूनिट होता है वाट। ठीक है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। ये पूछा जाता है, इससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल से न्यूमेरिकल मिलता है, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं रहता है। सेटेलाइट के बारे में जानेंगे, तो दो सेटेलाइट के बारे में आपको जनरली जानना है। एक होगा आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, एक होता है आपका पोलर सैटेलाइट, जिसको स्कैन करता है होल अर्थ, पूरे पृथ्वी को स्कैन करने का काम किसका है? पोलर सैटेलाइट का। जिसको हम लोग यूज करते हैं मैपिंग में, नक्शा तैयार करने में, या फिर स्पाइंग में। स्पाइंग में, ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे को पता करना है अदर कंट्री का, तो स्पाई करने में काम करते हैं पोलर सैटेलाइट का। क्या पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको? एक और पॉइंट है याद रखेंगे आप, केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ is an example of angular momentum of conservation। एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का एग्जांपल है आपका कौन? केपलर सेकंड लॉ। अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें, टॉर्क का यूनिट याद रखिएगा बस। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। फ्रिक्शन में भी आपको तीन चार पॉइंट समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट समझेंगे फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कांटेक्ट फोर्स जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है। ठीक है, यानी अगर फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है ना, ऑलवेज रिपोज करेगा किसको? रिलेटिव मोशन को। ठीक है, एक पॉइंट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन में होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे राइटिंग होगा तो मैं यहाँ पे पढ़ दिया हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, जो एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। जो फ्रिक्शन ऑलवेज रिपोज करेगा रिलेटिव मोशन। लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बस आपको यही याद रखना है, और कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तीन पॉइंट बचा हुआ है। एक होता है मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में जो नेचुरल मैग्नेट है ना, नेचुरल मैग्नेट
आयरन ओर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O4, Fe2O4, ठीक है। नेचुरल मैग्नेटाइट है, नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। और का नाम मैग्नेटाइट है Fe2O4, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहने का मतलब है, अगर ये मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से लेके साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। और साउथ से लेके फिर से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये कुछ फील्ड लाइन बनता है आपका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तो बनता है, यही है। अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट याद रखेंगे टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट गाउस होता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गाउस होता है, ठीक है। मैग्नेट का भी यहाँ पे जो टाइप है वो समझेंगे। 3 मैग्नेट है बस। एक होता है पारा मैग्नेट, पारा मैग्नेट, डाया मैग्नेट, फेरो मैग्नेट। पारा मैग्नेट है ना, ये वीकली आप अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करेगा। और जो डाया मैग्नेट है ना, ये वीक रिपल्सन शो करेगा, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जो फेरो मैग्नेट है ना, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। याद रखेंगे एक पॉइंट, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, ये एंटी फेरो मैग्नेटिज्म पूछा गया है। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म ये आपका क्रिप्टन होता है, ठीक है। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म कौन है? क्रिप्टन है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने जाना ना, मतलब आप समझ लीजिए मैग्नेट वाला टर्म आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कुछ यूनिट आपको जानना है, ठीक है। तो यूनिट जानेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ना हम मोमेंटम। मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का होता है न्यूटन। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। प्रेशर होता है इसका पास्कल, ठीक है। इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट होगा प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू याद रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड यूनिट होता है, ठीक है। क्या? जूल सेकेंड। 10⁻34 याद रखेंगे, 34, ठीक है, जूल सेकेंड। नेक्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन होता है। 3 और है, एक होता है आपका सरफेस टेंशन, एक होगा सरफेस एनर्जी, एक होगा सरफेस कांस्टेंट। यूनिट याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। ये कुछ यूनिट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपको फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या है फैक्ट? अगर फैक्ट का नाम है तो क्या है फैक्ट? तो पहला फैक्ट जानेंगे 1 लाइट ईयर।
1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में जितना भी लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, वो आपका कहलाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है। 1 पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एटम्स का जो साइज है ना, एटम का जो साइज है ये मेजर किया जाता है, मेजर बाय एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है। जो क्यूरी है ना, क्यूरी इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट आप पढ़िएगा क्यूरी, क्यूरी। ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रम ये होता है सिंबल, इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ आपको। सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये जो फैक्ट के बारे में जो बात करी, सारा फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट ही रहता है, जो एग्जाम में आया रहता है ना, तो वो सारा चीज मैं यहाँ लिखा देता हूँ। डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है ना, स्ट्रेन, और एक है एंगल, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है। और एक याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, कोई डायमेंशन नहीं होता है, एमएलटी के फॉर्म में होता है, मास लेंथ और टेम्परेचर के फॉर्म में, जो भी होता है। एक लास्ट पॉइंट जो आपको जानना है, ओम। ये ओम है ना, यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि आपका जो फिजिक्स है ना, वो कंप्लीट हो गया एक ही क्लास में। ठीक है, फिजिक्स फाइनली 100%, 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है लेक्चर ना, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रति हमारा मेहनत भी देखिए, और सेशन को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अभी रात का 12 बज रहा है, मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। देख लीजिए कितना बज रहा है, 12, 18 पे वेडनेसडे है, रात का 12 बज रहा है। देखो, मैं आपका क्लास ले रहा हूँ ताकि आपका क्लास सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और सपोर्ट करना आपका काम है, हमारा काम तो बस पढ़ाना है और आपको आपके सफलता तक पहुंचाने का काम करना है। ठीक है, आप गारंटी रहिए आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाएंगे। जितना फिजिक्स में मैंने पढ़ा दिया है ना इस 2 घंटे में क्लास में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कितना, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रह के इसी से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री वाले क्लास में। ठीक है ना, सारा अरेंजमेंट आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप हमारे चैनल लाइन सेट को ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपका बस 1 से 2 दिन में सेशन समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।